मैंने ससुर के अंतिम संस्कार में उन्हें बोझ कहा। 3 दिन बाद उनके लालची बेटों ने विरासत मांगी और मेरी किस्मत पलट गई। 20 साल मेरी थाली में खाते रहे और जाते जाते हमारे लिए कर्ज छोड़ गए। अरुण ने अपने ससुर की सीता के पास खड़े होकर कह दिया और उसी पल उसकी पत्नी मीरा की आंखों में पति नहीं एक निर्दयी आदमी दिखाई दिया। हरिद्वार के घाट पर धुआं अभी पूरी तरह छटा भी नहीं था। गंगा के किनारे पंडित मंत्र पढ़ रहा था। रिश्तेदार सफेद कपड़ों में सिर झुकाए खड़े थे और मीरा अपने पिता हरि नारायण मिश्रा की तस्वीर सीने से लगाए रो रही थी। पर अरुण के भीतर आंसू नहीं थे। उसके भीतर 20 साल की थकान, हिसाब, गुस्सा और टूटी हुई मर्दानगी भरी थी। चुप हो जाइए अरुण, मीरा ने कांपती आवाज में कहा। क्यों चुप रहूं? सच बोल दिया तो पाप हो गया। मीरा ने उसकी तरफ देखा। आज मेरे पापा की अंतिम विदाई है। अरुण ने होठ खींच लिए लेकिन उसका दिल शांत नहीं हुआ। हरिनारायण मिश्रा 20 साल पहले उनके कानपुर वाले छोटे से मकान में आए थे। एक लोहे का बक्सा, 2 धोती कुर्ते, पुरानी घड़ी और एक पीतल की डिबिया लेकर। मीरा ने कहा था कि बात सिर्फ कुछ महीनों की है। उसके बड़े भाई विक्रम और बाकी भाई लोग मिलकर व्यवस्था करेंगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। महीने साल बन गए, साल बोझ बने। अरुण सुबह प्रिंटिंग प्रेस में काम करता, रात को स्टेशन के बाहर बिल बुक और शादी के कार्ड सप्लाई करता। घर लौटता तो हरि नारायण आंगन की पुरानी कुर्सी पर बैठे रेडियो सुन रहे होते, चाय पी रहे होते, जैसे घर में जगह, राशन, बिजली और दवा सब हवा से आता हो। धन्यवाद बेटा, हरि नारायण हमेशा कहते। अरुण को यही सब सबसे ज्यादा चुभता था। धन्यवाद से स्कूल की फीस नहीं भरती थी, धन्यवाद से गैस सिलेंडर नहीं आता था, धन्यवाद से दमे हुए की दवा नहीं मिलती। उसके बच्चे आदित्य और नंदनी एक ही कमरे में बड़े हुए क्योंकि पिछला कमरा नाना के पास था। दोस्तों, अगर आप भी अपने माँ बाप और बुजुर्गों की इज्जत करते हैं तो इस कहानी के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए। अरुण ने अपनी स्कूटर बेच दी ताकि हरि नारायण की आंख का ऑपरेशन हो सके। सब टपकती रही पर पहले उनकी दवाई आई। मीरा हर बार बस इतना कहती, वो मेरे पिता हैं अरुण। और अरुण हर बार सोचता, तो क्या मैं किसी का बेटा नहीं? हरिनारायण कभी जवाब नहीं देते थे, बस सिर झुका लेते थे। माफ करना बेटा, बहुत दिन नहीं सताऊंगा। अरुण को यह वाक्य नाटक लगता था, भावनात्मक दबाव लगता था, लेकिन एक सुबह वही वाक्य सच हो गया। मीरा ने उन्हें आंगन की उसी कुर्सी पर पाया। रेडियो पर पुराना भजन चल रहा था। उनकी उंगलियों में तुलसी की माला अटकी थी, आंखें बंद थी। चेहरा शांत था, जैसे किसी ने उन्हें धीरे से बुलाया हो और वे चले गए हो। अंतिम संस्कार गरीब था पर रिश्तेदारों की आवाजें अमीर थी। विक्रम सबसे आगे रोया, जबकि 20 साल में उसने अपने पिता को 20 बार भी फोन नहीं किया था। छोटे भाई महेश और सुरेश भी आए, माथे पर चंदन, आंखों में आंसू, जेब में महंगा मोबाइल। विक्रम ने अरुण के कंधे पर हाथ रखा। अब तो हल्का महसूस कर रहे होंगे जीजा जी। अरुण ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसके भीतर का सबसे गंदा हिस्सा सच में यही सोच रहा था। 3 दिन बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर काले कोट में एक वकील खड़ा था, हाथ में मोटी फाइल, आंखों में ऐसी गंभीरता जैसे घर में तूफान लेकर आया हो। क्या ये अरुण त्रिपाठी जी का घर है? जी, मैं ही हूँ। मैं अधिवक्ता राजेश सक्सेना। मुझे स्वर्गीय हरिनारायण मिश्रा जी ने भेजा है। मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। आधे घंटे बाद विक्रम अपने दोनों भाइयों के साथ आ पहुंचा। उसकी आंखों में दुख नहीं, शक था। क्यों छोड़ा है बूढ़े ने? विक्रम ने हंसते हुए कहा, जिसे हमने ही तुम्हारे घर डलवा दिया था उसी ने विक्रम बुला दिया। वकील ने मेज पर फाइल रखी, फिर एक पीला लिफाफा निकाला। उस पर कांपते हाथों से लिखा था, अरुण के लिए, मीरा के लिए नहीं, बेटों के लिए नहीं, अरुण के लिए। विक्रम की हंसी रुकी गई। ये गलती? विक्रम ने शांत स्वर में कहा, नहीं, हरिनारायण जी ने साफ कहा था कि ये पत्र सबके सामने पढ़ा जाए। मीरा ने अरुण का हाथ पकड़ लिया। वकील ने लिफाफा खोला। पहली पंक्ति सुनते ही अरुण की सांसें जैसे छाती में अटक गई। अरुण, मुझे पता है तुमने मुझे बोझ कहा था,
लेकिन तुम्हारे हर नाराज रोटी ने मुझे ये भरोसा दिया कि मेरी असली पूंजी तुम्हारे ही नाम सुरक्षित रहनी चाहिए। कमरे में सन्नाटा जम गया। वकील राजेश सक्सेना की आवाज़ धीमी थी, लेकिन हर शब्द हथौड़े की तरफ अरुण के सीने पर पड़ रहा था। अरुण, तुमने मुझे कई बार बोझ समझा और सच को तो मैं खुद भी अपने आप को बोझ ही मानने लगा था, लेकिन जिस दिन तुमने अपनी स्कूटर बेचकर मेरी आंखों का ऑपरेशन करवाया उस दिन समझ गया था कि दुनिया में रिश्ता खून से नहीं जिम्मेदारी से बनता है। अरुण की उंगलियां कांपने लगी। मीरा की आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। विक्रम बेचैन होकर बोला, सीधे मुद्दे पर आइए विक्रम। वकील साहब। वकील ने उसकी तरफ देखा, फिर पत्र पढ़ना जारी रखा। मेरे 3 बेटे हैं, लेकिन बुढ़ापे में उन्होंने मुझे रिश्तेदार की तरफ याद किया और एक दामाद था जिसने हर महीने अपनी ज़रूरत काट कर मेरी दवा खरीदी। विक्रम का चेहरा लाल पड़ गया। महेश गुस्से में बोला, मतलब अब सारी प्रॉपर्टी इसको दे देगा? वकील ने फाइल खोली। हरिनारायण जी की कानपुर और लखनऊ की प्रत्येक जमीन, 2 पुराने मकान, बैंक लॉकर की संपूर्ण संपत्ति कानूनी रूप से अरुण त्रिपाठी जी के नाम की गई है। कमरे में जैसे बिजली गिर गई। क्या? विक्रम सीखा, ये नामुमकिन है। उसने फाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन वकील पीछे हट गया। सारे दस्तावेज रजिस्टर्ड हैं, गवाह मौजूद है, अदालत में सुनौती देना चाहे तो दे सकते हैं। मीरा ने अविश्वास से अरुण को देखा। अरुण खुद पत्थर बन बैठा था। उसे याद आया 20 साल पहले हरिनारायण ने एक बार कहा था बेटा, इंसान की कमाई सिर्फ पैसा नहीं होती, कभी कभी भरोसा भी जमा करना पड़ता है। तब अरुण ने ध्यान नहीं दिया था। आज वही बात उसकी आत्मा में उतर रही थी। विक्रम मेज पर मुक्का मारकर चिल्लाया, ये बुढ़ा हमें सजा देकर गया है। तभी वकील ने दूसरी फाइल निकाली। अभी सब खत्म नहीं हुआ। 3 भाइयों चुप हो गए। हरिनारायण जी ने एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी छोड़ी है। वकील ने मोबाइल टीवी से जोड़ा। स्क्रीन पर हरिनारायण दिखाई दिए, कमजोर चेहरा, कांपती आवाज, लेकिन आंखों में अजीब सुकून। अगर ये वीडियो चल रहा है तो शायद मैं जा चुका हूँ। विक्रम, महेश, सुरेश, मैंने तुमसे कभी धन नहीं मांगा था, बस थोड़ा समय मांगा था। 3 भाइयों की गर्दन झुक गई। जब मुझे दमे का दौरा पड़ा तब अरुण रात भर अस्पताल के फर्श पर बैठा रहा। जब मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ उसने अपनी स्कूटर बेच दी और तुम लोगों ने सिर्फ इतना पूछा, खर्च कितना आया? मीरा फुट फुट कर रो पड़ी। अरुण की आंखें भी भर आई, शायद पहली बार। हाँ, अरुण कई बार मुझे पर चिल्लाया, मुझे बोझ का, लेकिन उसने कभी मुझे छोड़ा नहीं। और बेटा, जो आदमी गुस्से में भी जिम्मेदारी निभाए वही असली अपना होता है। वीडियो बंद हो गया। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा था। तभी विक्रम धीरे से हंसा, लेकिन इस बार उसकी हंसी में घमंड नहीं, जहर था। बहुत अच्छा खेला बुढ़े ने। वो अरुण के करीब आया, लेकिन याद रखना जीजाजी, इतनी बड़ी विरासत संभालना आसान नहीं होता। और जाते जाते उसने ऐसी बात कही कि मीरा का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। पापा ने तुम्हें सिर्फ जमीन नहीं दी, दुश्मन भी देकर गए। दरवाजा जोर से बंद हुआ। उस रात अरुण पहली बार हरिनारायण की खाली कुर्सी के सामने बैठा। रेडियो बंद था, आंगन शांत था। उसने धीरे से कुर्सी को छुआ और अचानक उसकी नजर नीचे रखी पीतल की पुरानी डिबिया पर पड़ी। वही डिबिया जो हरिनारायण हमेशा अपने पास रखते थे। अरुण ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर एक छोटी चाबी और आधा जला हुआ कागज था। कागज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर मेरे बेटों को सच पता चल गया तो अरुण की जान खतरे में पड़ जाएगी। अरुण के हाथ से डिबिया गिर गई, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ हरिनारायण ने सिर्फ विरासत नहीं छोड़ी, उन्होंने अपने साथ दफन एक ऐसा राज छोड़ा था जो पूरे परिवार को तबाह कर सकता था। उस रात अरुण को नींद नहीं आई। आंगन में रखी हरिनारायण की खाली कुर्सी हवा से हिल रही थी। रेडियो बंद था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी धीमे स्वर में कोई पुराना भजन बज रहा हो। मीरा ने धीरे से पूछा, उस डिबिया में क्या था? अरुण ने कांपते हाथों से चाबी और आधा जला कागज उसे दिखाया। कागज की आखिरी लाइन पढ़ते ही मीरा की सांस अटक गई। अगर मेरे बेटों को सच पता चल गया तो अरुण की जान खतरे में पड़ जाएगी। मीरा की आंखों में डर उतर आया। पापा
किस शीर्षक की बात कर रहे हैं? अगली सुबह दोनों वकील राजेश सक्सेना के पास पहुंचे। वकील ने चाबी देखते ही गहरी सांस ली। तो उन्होंने आखिरी ये भी आपको दे दिया, इसका मतलब क्या है? अरुण ने बेचैनी से पूछा। वकील कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, ये चाबी कानपुर के पुराने पंजाब नेशनल बैंक लॉकर की है। हरिनारायण जी ने कहा था कि उनकी मौत के बाद सिर्फ अरुण ही उसे खोलेगा। दोपहर तक वे बैंक पहुंच गए। पुरानी इमारत, पीले दरवाजे, लोहे की भारी अलमारियां और भीतर अजीब सी ठंडक। मैनेजर उन्हें नीचे लॉकर रूम में ले गया। चाबी घूमी, लॉकर खुला। अंदर न सोना न पैसे, बस एक पुरानी डायरी, कुछ तस्वीरें और एक कपड़े में लिपटा छोटा सा डिब्बा। अरुण ने डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, ये सच मेरे मरने के बाद ही बाहर आना चाहिए। मीरा के हाथ कांपने लगे। डायरी में 25 साल पुरानी कहानी लिखी थी। उस समय हरिनारायण कानपुर की एक कपड़ा मिल में मुनीम थे। मालिक ने करोड़ों का टैक्स घोटाला किया था। जब सरकारी जांच शुरू हुई तो सारा इल्जाम हरिनारायण पर डाल दिया गया। उन्हें जेल जाने का डर था। तभी उनके बड़े बेटे विक्रम ने कहा था, पापा आप सब अपने सिर पे ले लो, बदले में मालिक हमें 50 लाख देगा, हमारी जिंदगी बन जाएगी। हरिनारायण टूट गए थे। उन्होंने अपने बेटे के लिए झूठा अपराध अपने सर ले लिया। नौकरी गई, इज्जत गई, घर बिक गया, लेकिन जिन बेटों के लिए उन्होंने सब चाहा, उन्हीं बेटों ने पैसे मिलते ही उन्हें अलग कर दिया। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जिस दिन मुझसे समझ आया कि मेरे अपने बेटे मुझे बोझ समझते हैं, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि मेरी आखिरी कमाई उस इंसान को मिलेगी जिसने बिना स्वार्थ मेरा साथ निभाया। मीरा रो पड़ी। अरुण के हाथ सुन्न हो गए। उसे पहली बार समझ आया, हरिनारायण की खामोशी कमजोरी नहीं थी। वो अपने ही बच्चों के विश्वासघात का बोझ लेकर जी रहे थे। तभी बैंक के बाहर शोर हुआ। विक्रम अपने भाइयों के साथ अंदर घुसा। हमें पता था बूढ़े ने कुछ छुपाया है, विक्रम चिल्लाया। उसने डायरी छीनने की कोशिश की, लेकिन तभी वकील ने सख्त आवाज में कहा, एक कदम आगे बढ़ाया तो पुलिस बुलाऊंगा। इस डायरी में 25 साल पुराने आर्थिक अपराध के सबूत थे। तीनों भाइयों के चेहरे उड़ गए। महेश गिड़गिड़ाया, भैया अब ये सब बाहर आ गया तो हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। विक्रम पहली बार चुप था। उसकी आंखों में डर था। उसी पल अरुण ने डायरी बंद कर दी। सबने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मैं ये मामला आगे नहीं बढ़ाऊंगा क्या? मीरा ने चौंक कर पूछा। अरुण की आंखें तब थी। तुम्हारे पापा ने पूरी जिंदगी अपने बच्चों को बचाने में निकाल दी। मैं मरने के बाद भी उन्हें अपने बेटों की बर्बादी का कारण नहीं बनने दूंगा। विक्रम की आंखें झुक गई। 20 साल में पहली बार उसने धीमे स्वर में कहा, जीजा जी हमने पापा के साथ बहुत गलत किया। अरुण ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि कुछ पछतावे इतने देर से आते हैं कि माफी भी छोटी लगने लगती है। कुछ महीनों बाद अरुण ने विरासत में मिले पुराने मकान का आधा हिस्सा बेच दिया। उस पैसे से उसने हरिद्वार में एक छोटा सा वृद्धाश्रम बनाया, हरिनारायण सदन, जहाँ उन बुजुर्गों को रखा जाता था जिन्हें उनके अपने बच्चे बोझ समझ चुके थे। उद्घाटन वाले दिन अरुण उसी पुरानी कुर्सी पर बैठा था जो उस हरिद्वार से साथ ले आया था। हवा धीरे धीरे चल रही थी। रेडियो पर वही पुराना भजन बज रहा था और पहली बार अरुण ने कुर्सी की तरफ देखकर धीमे से कहा, माफ कर दीजिए बाबूजी, मैं आपकी कीमत बहुत देर से समझ पाया। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन इस बार उन आंसुओं में बोझ नहीं था, सिर्फ सम्मान था। जिस बुजुर्ग को हम बोझ समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, अक्सर वही अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए कुर्बान कर चुका होता है। रिश्तों की असली कीमत पैसा नहीं, निभाई गई जिम्मेदारियां और दिया गया सम्मान तय करता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा भी छुआ हो तो अपने माँ बाप और बुजुर्गों के सम्मान में वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाए।